नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं कौशल्या राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका विषय है बहुलक अर्थात कि पॉलीमर। देखिए, पॉलीमर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारी डेली लाइफ में ये बहुत ज्यादा काम भी आता है। पॉलीमर, पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे, क्या? बहुत सारे। और मर का अर्थ होता है एक लक, या मर का आशय मोनोमर से है और मोनोमर को हम हिंदी में कहते हैं एक लक। अर्थात बहुत सारे एक लकों के संयोजन से बने अणु, उच्च अणुभार वाले यौगिक को क्या कहा जाता है? तो बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। तो लिखिए, डेफिनेशन लिखना सबसे पहले। बहुलक की क्या डेफिनेशन है? तो बहुलक उच्च अणुभार वाले, बहुलक बहुलक उच्च अणुभार वाले, बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं। बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं जो बहुत सारे एक लकों के संयोजन से, जो बहुत सारे एक लकों के संयोजन से निर्मित होते हैं। बहुत सारे एक लकों के संयोजन से निर्मित होते हैं। बहुत सारे एक लकों के जो संयोजन से उच्च अणुभार वाले आणविक यौगिकों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और ये जो बहुलक है, इसका हम देखते हैं सबसे पहले वर्गीकरण की अगर हम बात करें, कि सबसे पहले आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? बहुलक का वर्गीकरण रहेगा। और वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं? तो बहुलकों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। कितने आधार पर होता है? 4 आधार पे बहुलकों को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपकी जो हेडिंग होगी ये हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, अर्थात कि बहुलकों का वर्गीकरण। क्या? बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण जो है अलग अलग आधार पे होता है। सबसे पहला आधार जो है ये होता है स्रोत के आधार पर। किस आधार पर? स्रोत के आधार पर बहुलक का निर्माण। तो स्रोत के आधार पर जो है वो बहुलकों को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा आता है आपका आणविक बलों के आधार पर, कि कौन से बलों के द्वारा ये जुड़ते हैं। तो आणविक बलों के आधार पर जो हमारे बहुलक हैं, आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्यास्थ, रेशेदार बहुलक, ताप सुनम्य और ताप सुघट्य बहुलक आते हैं। आगे हम बात करें, जो आपका थर्ड है, कि हम बात करें स्रोत के आधार पर हो गया। तीसरा होता है संरचना के आधार पर, कि किस, इनकी संरचना के आधार पर, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो कितने आपके क्या होंगे? बहुलक के टाइप्स होंगे या फिर पॉलीमर्स होंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर हम बात करने के बाद हम लास्ट आते हैं संयोजन के आधार पर, कि संयोजन के आधार पर बहुलकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संयोजन के आधार पर बहुलकों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं स्रोत के आधार पर बहुलकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोत के आधार पर सबसे पहले कि बहुलकों को जो बांटा गया है वो है प्राकृतिक बहुलक। किस प्रकार के बहुलकों? प्राकृतिक बहुलक हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, इन प्राकृतिक बहुलकों में कुछ रासायन मिलाकर विशिष्ट बहुलक तैयार किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या कहा जाता है? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहा जाता है। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करें कि तीसरे किस तरीके के बहुलक होते हैं जो हमारे पाए जाते हैं, तो तीसरे जो हमारे बहुलक हैं वो किस प्रकार के हैं? वो है संश्लेषित बहुलक, जिनका प्रयोग या जिनका निर्माण जो है उद्योगों अर्थात फैक्ट्रियों में, मिलों में, कारखानों में होता है, तो उन्हें कहा जाता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। 3 प्रकार के जो हमारे बहुलक हैं, ये किस आधार पर? स्रोत के आधार पर बहुलकों के कितने प्रकार होते हैं? 3। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें हमारे सेल्यूलोज वगैरह हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन आ गया, स्टार्च आ गया, इन सब की हम बात करेंगे। आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आणविक आधार पे भी बहुलकों को 4 भागों में बांटा गया है। आणविक बलों के आधार पर, जिसमें सबसे पहले आता है प्रत्यास्थ बहुलक। क्या आता है?
प्रत्यास्थ बहुलक आता है। प्रत्यास्थ बहुलक की हम आगे बात करें तो ये रेशेदार बहुलक भी पाए जाते हैं जिन्हें हम फाइबर पॉलीमर्स भी कहते हैं। तीसरा आता है ताप सुनम्य बहुलक, क्या कहा जाता है, ताप सुनम्य बहुलक भी कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और लास्ट में होता है आपका ताप सुदृढ़ बहुलक, क्या, ताप सुदृढ़ बहुलक भी इसमें आता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके आगे कि संरचना के आधार पर जो है वो बहुलकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संरचना के आधार पर बहुलकों को बांटा गया है कितने आधार पर, तो संरचना के आधार पर बहुलकों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले अगर आप बात करें संरचना के आधार पर तो ये 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं हमारे रेखीय बहुलक। कौन से आते हैं, रेखीय बहुलक। जिन बहुलकों की संरचना रेखीय होती है, लीनियर, अर्थात कि चेन पॉलीमर, लंबी लंबी चेन बना के जब जुड़ते हैं तो उन्हें किस प्रकार के बहुलक कहा जाता है, रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलकों में थोड़ी बहुत शाखाएं होती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है, श्रृंखलाओं में थोड़ी शाखा होती है तो उसे कहा जाता है शाखित श्रृंखला बहुलक। क्या कहा जाता है, शाखित श्रृंखला बहुलक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करें कि बहुलक के अंदर शाखित श्रृंखला के बाद में कौन से प्रकार के बहुलक जो पाए जाते हैं, वो होते हैं तिर्यक बंधित जाल क्रम बहुलक। कौन से, तिर्यक बंधित जाल क्रम बहुलक। ये तीसरे टाइप के हमारे बहुलक होते हैं जो किस आधार पे, संरचना के आधार पर पाए जाते हैं। आगे बात करें हम संयोजन के आधार पे, तो संयोजन के आधार पे बहुलकों को केवल 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले होते हैं कि जिन बहुलकों के निर्माण के दौरान किसी अणु का निष्कासन नहीं होता तो उन्हें योगात्मक बहुलक कहा जाता है। कौन से बहुलक कहा जाता है, योगात्मक बहुलक कहा जाता है। और जिन बहुलकों के निर्माण में, जिन बहुलकों के निर्माण में किसी अणु का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है तो उन्हें किस बहुलक के नाम से पुकारा जाता है, संगनन बहुलक के नाम से पुकारा जाता है। तो ये थे हमारी बहुलक के क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसके अंदर बहुलक को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो बहुलक को 4 भागों में बांटा गया है स्रोत के आधार पर। आगे हम बात करें आणविक बलों के आधार पर, उसके आगे हम बात करें संरचना के आधार पर, और नेक्स्ट हम बात करें संयोजन के आधार पर बहुलक को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बहुलकों का वर्गीकरण है, जिसके अंदर स्रोत के आधार पर 3, आणविक बलों के आधार पे 4, और संरचना के आधार पे 3, और संयोजन के आधार पे 2 प्रकार के हमारे क्या पाए जाते हैं, बहुलक जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो बहुलक का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी से जो है इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मेन जो क्वेश्चंस बहुलक से या पॉलीमर से आते हैं वो आता है कि कौन सा मोनोमर है, उसका कौन सा पॉलीमर होगा, अर्थात कौन से एकलक से किस प्रकार के बहुलक का क्या हो रहा है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करें किसके आधार पे, तो स्रोत के आधार पे बहुलकों के हम क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार, हमारी फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी स्रोत के आधार पर बहुलक के प्रकार। सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर बहुलकों में देखेंगे, तो स्रोत के आधार पर बहुलक को कितने भागों में बांटा गया, तो पहला होता है प्राकृतिक बहुलक। क्या, प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक आप किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक बहुलक हम किसे कहते हैं कि जिन बहुलकों का निर्माण, जिन बहुलकों का निर्माण, जिन बहुलकों का निर्माण पेड़ पौधों व जीव जंतुओं द्वारा होता है, वह जीव जंतुओं द्वारा होता है। अर्थात जो संश्लेषण होता है वो किस में होता है, पेड़ पौधों और जीव जंतु में, अर्थात सजीवों के अंदर जिन बहुलकों का संश्लेषण होता है उन्हें हम किस बहुलक के अंतर्गत रखते हैं, प्राकृतिक बहुलक से। आप ये भी कह सकते हो कि प्रकृति में पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त बहुलक, व जीव जंतुओं से प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। प्राकृतिक बहुलक कहलाते, प्राकृतिक बहुलक कहलाते। प्राकृतिक बहुलकों का अगर हम उदाहरण की बात करें
तो उदाहरण में देखो सबसे पहले आ जाता है जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन जो हैं ये किसके, प्रोटीन खुद अमीनो अम्लों के, एमिनो एसिड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। उसके बाद हम बात करें शर्कराओं की, तो शर्कराओं में जैसे हमारा स्टार्च हो गया। उसके बाद हम बात करें पेड़ पौधों से जो हमें प्राप्त होता है सेलुलोज, तो सेलुलोज भी हमारे प्राकृतिक बहुलक में आ गया। उसके बाद हम बात करें हीमोग्लोबिन की, जो हमारे रक्त में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन भी किस में चला जाता है, प्राकृतिक बहुलकों में चला जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, आगे हम बात करें, चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया होगा। दूसरा हम बात करें किसकी, संश्लेषित बहुलकों की, या सॉरी अर्ध संश्लेषित बहुलकों की, अर्ध संश्लेषित बहुलकों की, अर्ध संश्लेषित बहुलक। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक आप किसे कहते हैं, तो अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या है, ऐसे बहुलक, ऐसे बहुलक जिनका निर्माण, ऐसे बहुलक जिनका निर्माण प्राकृतिक बहुलकों में, प्राकृतिक बहुलकों में, प्राकृतिक बहुलकों में कुछ कृत्रिम परिवर्तन करके, कुछ आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर देते हैं, कृत्रिम परिवर्तन करके जिनका निर्माण प्राकृतिक बहुलकों में कुछ कृत्रिम परिवर्तन करके किया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि सेल्यूलोज आपका है ना, सेल्यूलोज आपको कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और सेल्यूलोज में हम थोड़ा बहुत कुछ एडिशन करके उसे हम अर्ध संश्लेषित बहुलकों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि सेल्यूलोज तो हमारा प्राकृतिक में हो गया, अब उसमें हमने इसको कुछ मिक्स किया और ये क्या बनाया, नाइट्रोसेल्यूलोज बना दिया, सेम टाइम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हम क्या बना लेते हैं उसको, सेल्यूलोज एसीटेट भी हम इसे बना सकते हैं। तो ये किस, ये बहुलक किस श्रेणी में आते हैं, तो ये अर्ध संश्लेषित बहुलकों की श्रेणी में आते। तीसरा हम बात करें बहुलकों का, प्राकृतिक बहुलकों में जो हमारा थर्ड टाइप होता है ये होता है संश्लेषित बहुलक। क्या, संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक कैसे किसे कहते हैं, तो जिन बहुलकों का निर्माण, जिन बहुलकों का निर्माण कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से उद्योगों में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, संश्लेषित बहुलक कहलाते, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। मतलब जिनका हम कह सकते हैं केमिकली जब हम इसका निर्माण करते हैं तो वो किस में चला जाता है, संश्लेषण में या संश्लेषित बहुलकों में चला जाता है। आर्टिफिशियल जो हमारे पॉलीमर्स हैं उनमें चला जाता है, या सिंथेटिक पॉलीमर्स भी आप चाहें तो आप इसे बोल सकते हैं। अब इनका जो निर्माण होता है जैसे कि संश्लेषित बहुलकों में हम, क्योंकि मेनली क्या है, मेनली आपका एग्जाम्पल जो है वो मैटर करता है, तो आपका जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए जैसे आपका पीवीसी पॉलीवाइलिन क्लोराइड हो गया। उसके बाद हम बात करें पॉलीथीन जो है, ये भी पॉलीथीन भी क्या है, प्रकृति से कोई भी ये नहीं है। पॉलीथीन के बाद आप ले लीजिए आगे बेकालाइट ले लीजिए, बेकालाइट हो गया, आदि जो है ये सभी प्रकार के पॉलीमर जो हैं ये क्या है, संश्लेषण पॉलीमर्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी,
हमने सबसे फर्स्ट बात की कौन सी, एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की स्रोत के आधार पे बहुलकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले हमने बात की प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जिनका निर्माण कहाँ से होता है, प्रकृति जो है उनको बनाती है, तो प्राकृतिक बहुलक होते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के हम क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। सेम एज जैसे अर्ध संश्लेषित की प्रकृति से तो प्राप्त किया, लेकिन उसमें कुछ आपने क्या किया है, परिवर्तन किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो संश्लेषित बहुलकों में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आगे संश्लेषित बहुलक, तो जिनका निर्माण जो है वो कहाँ से होता है, कृत्रिम रूप से जिनका निर्माण होता है, तो वो किस में चले जाते हैं, संश्लेषित बहुलक में चले जाते हैं। दूसरा हम बात करें संरचना के आधार पे बहुलकों के प्रकार, ये हमारा हो चुका है। दूसरा हम बात करें संरचना के आधार पे बहुलकों के प्रकार। संरचना के आधार पर बहुलकों के प्रकार, या फिर आप कह सकते हैं वर्गीकरण, जो भी आप कहना। सबसे पहले आप इसमें लिखिए रेशेदार बहुलक, सॉरी रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक, इन बहुलकों में लंबी व रेखीय श्रृंखला पाई जाती है। लंबी व रेखीय श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें आप उदाहरण की बात करें, उदाहरण में जैसे आप लिख सकते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन, यहाँ पे ये बात चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि उच्च घनत्व पॉलीथीन जो है हमारी है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। जो उच्च घनत्व की पॉलीएथीन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर इंटरनली होती है वो कैसी होती है, लीनियर। मतलब ये पॉलीमर कुछ इस तरीके की रेखीय श्रृंखलाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और ये लंबी रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें शाखीय बहुलकों की, तो शाखीय बहुलकों में क्या होता है कि रेखीय बहुलकों में थोड़ी बहुत क्या पाई जाती है, श्रृंखलाएं जो है ये पाई जाती है। इसके अंदर देखिए शाखित बहुलक, शाखित बहुलक इसे हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, इन्हें कहते हैं लीनियर पॉलीमर, है ना। शाखित बहुलकों में आपको ध्यान रखना है कि इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती हैं, कुछ शाखाएं होती हैं, शाखित श्रृंखला बहुलक कहलाती, शाखित श्रृंखला बहुलक कहलाते हैं। शाखित श्रृंखला बहुलकों में जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने उसके अंदर लिखवाया था, और ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, उदाहरण में जैसे आता है निम्न घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन को आप क्या बोलते हो, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, HLDPE। और आपको ध्यान रखना है जो निम्न घनत्व की है उसकी इंटरनली स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो शाखित होती है, और जो उच्च घनत्व की जो पॉलीथीन है उसकी कैसी होती है, उसकी आपकी कैसी होती है, रेखीय शाखाएं या रेखीय श्रृंखलाएं भी होती है। ठीक है, दूसरा हम बात करें नेक्स्ट, जो शाखित श्रृंखला के बाद जो हमारे बहुलक आते हैं वो कौन से हैं, तो शाखित श्रृंखला के बाद आते हैं हमारे तिर्यक बंधित या जाल क्रम संरचना तिर्यक बंधित जाल क्रम संरचना बहुलक। तिर्यक बंधित जाल क्रम संरचना बहुलक, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। क्या कहते हैं, क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। इनके अंदर क्या होता है, जैसे इनकी इंटरनली स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनमें थोड़ी बहुत क्या निकली होती है,
शाखाएं जो हैं वो निकली रहती हैं, वो शाखित श्रृंखला बहुलक या ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स में आते हैं। चेन्स में कुछ ब्रांचेस लगी रहती हैं। और आगे हम बात करें तिर्यक बंधित संरचना जालक्रम संरचना बहुलक की, तो इनके अंदर लिखिए कि इनमें रेखीय श्रृंखलाओं के मध्य इनमें रेखीय श्रृंखलाओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जो है इन लीनियर चेन के बीच में, ये चेन्स हैं और इनके बीच में क्या है, लगातार क्या होती हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध या स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आप जैसे जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से आता है और दो इलेक्ट्रॉन से एक बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऐसे बहुलक किसमें चले जाते हैं, तो ऐसे बहुलक आपके चले जाते हैं तिर्यक बंधित जाल क्रम संरचना बहुलक के अंदर। और इसके अंदर जो आपके मेन एग्जाम्पल आते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं वापस कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है बेकालाइट या फिर आप कह सकते हैं मेलामिन। क्या कह सकते हैं, मेलामिन। ये आपका जो बहुलक है बेकालाइट, ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के मोनोमर से मिलके बना होता है। और मेलामिन जो है वो मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड जो है मोनोमर से मिलकर आपका बना होता है। तो ये हमारे रहे कौन से टाइप के बहुलक, ये हमारे रहे आपके कि संरचना के आधार पर बहुलक जो है लीनियर चेन, उसके बाद लीनियर चेन में कुछ ब्रांचेस निकल गई और थर्ड लीनियर चेन है, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस है वो आपस में आप कह सकते हैं जुड़ी हुई है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड या प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या है, जुड़ी होती है। आगे हम बात करते हैं जैसे इसके आगे कि बहुलक हो गया। अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे। थर्ड टाइप आपका क्या रहता है, तो थर्ड टाइप हमारा रहता है कि बहुलकों को, थर्ड टाइप रहेगा कि बहुलकों को क्या पढ़ा था हमने, संरचना के आधार पर, संरचना आपकी हो चुकी है, आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का क्या प्रकार है, राइट। लिखिए हेडिंग डालना, आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण बोलना चाहें तो बहुलकों का वर्गीकरण बोलो, या फिर आप प्रकार बोलना चाहें तो आप प्रकार भी बोल सकते हैं, ठीक है। आणविक बलों के आधार पे जो बहुलक होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके से होते हैं, जिसमें प्रत्यास्थ बहुलक सबसे पहले आता है। तो प्रत्यास्थ बहुलक जो होती है, इनमें लिखना पहला प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक, इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाएं दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा, कौन से बल, दुर्बल अंतर आणविक बलों के द्वारा, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, दुर्बल अंतराण्विक बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। प्रत्यास्थ बहुलकों में आप लिखिएगा बहुलक कहलाते हैं। प्रत्यास्थ बहुलकों के अगर हम उदाहरण की बात करें तो प्रत्यास्थ बहुलकों में जैसे हमारे पास आ जाता है ब्यूना एस और ब्यूना एन, ब्यूना एस और ब्यूना एन जो किसके संयोग से बनते हैं, तो ब्यूना एस जो पॉलीमर है ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन से, और ब्यूना एन जो है ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। ये हमारे प्रत्यास्थ बहुलकों की श्रेणी में आते हैं।
दूसरे प्रकार के बहुलकों की अगर हम बात करें, रेशेदार बहुलक या फाइबर पॉलीमर। तो रेशेदार बहुलक देखना, यह रेशे के समान, धागे के समान, या आप लिखे रेशे या धागे के समान बनने वाले ठोस हैं, बनने वाले ठोस हैं जो प्रबल अंतरा आणविक हैं, ठोस हैं जो प्रबल अंतराण्विक बंधों द्वारा जुड़ते हैं। उनमें प्रत्यास्थ में लिखना कि दुर्बल अंतराण्विक बंध है, लेकिन जो आपके रेशेदार बहुलक हैं इनमें क्या पाया जाता है, तो इनमें प्रबल अंतरा आणविक बंध जो है वो पाए जाते। रेशेदार बहुलकों में आगे हम बात करें किसकी, इसमें कौन कौन आता है, तो आप लिखिएगा उदाहरण, इसमें कौन आते हैं, नायलॉन 66 और पॉलीएस्टर। कौन आते हैं, पॉलीएस्टर आते हैं। तो एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, जो प्रत्यास्थ बहुलक हैं या इन्हें हम इलास्टिक पॉलीमर्स भी कहते हैं, इनका अंदर कौन से बंध, जो क्वेश्चन है मेन ज्यादातर क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो प्रत्यास्थ बहुलक या इलास्टिक पॉलीमर जो है इनके अंदर जो आपकी जो बल जो पाए जाते हैं वो दुर्बल अंतरा आणविक बल पाए जाते हैं। इसलिए जब आप इन पे बल लगाते हैं तो ये दूर हो जाते हैं और स्ट्रेचेबल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर का बल छोड़ा जाता है तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाते हैं, लौट आ जाते हैं। लेकिन रेशेदार बहुलकों में ऐसा कुछ भी पाया नहीं जाता, ये ठोस पिंड है, ठीक है, इनमें प्रबल अंतरा आणविक बल पाए जाते हैं, तो इस तरीके से इसमें इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो पाई नहीं जाती है। तीसरा आप लिखिए ताप सुनम्य बहुलक। तीसरा लिखना ताप सुनम्य बहुलक। तीसरा लिखिए ताप सुनम्य बहुलक। देखिएगा इनमें ये रेखीय श्रृंखला वाले उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं। उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं जो ठंडा करने पर जो गर्म करने पर नर्म व ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। जब आप इन्हें हीट प्रोवाइड करते हो तो थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी ये ठंड या फिर कह सकते हो लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही ये कैसे हो जाते हैं, वापस से हार्ड हो जाते, तो ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो आपके उदाहरण हैं जिसे आप सभी परिचित हैं कि हम पॉलीथीन की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, गर्म करने पर तो नर्म हो जाती है और ठंडे करने पे कठोर हो जाती है। और आप आगे लिख सकते हैं जैसे पॉलीस्टाइरीन जो है वो आप लिख सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो पीवीसी होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, ये भी इसके अंदर आती है। एक लास्ट इसके अंदर और आपका बच जाता है, वो होता है ताप दृढ़ बहुलक। कौन से बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक भी इसके अंतर्गत आते हैं। ताप दृढ़ बहुलक जो होते हैं इनमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ताप के प्रति स्थायी हो जाते हैं। एक बार इन्हें अगर आप गर्म कर दो तो पुनः ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते। कारण क्या है कि जब इन्हें आप हीट या फिर गर्म या फिर ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं तो इनके मध्य
प्रबल तिर्यक बंधित कह सकते हैं क्रॉस लिंक्ड बंध संयोजक बंध उपस्थित हो जाते हैं, और इस कारण क्या है कि ये वापस ठंडा करने पर या फिर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट नहीं सकते। इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। ये तिर्यक बल और अधिक श्रृंखला वाले ताप दृढ़ बहुलक लिखना है इसके अंदर। ये तिर्यक बंध व अत्यधिक शाखा वाले व अत्यधिक शाखित बहुलक होते हैं। बहुत सारी इसमें ब्रांचेस पाई जाती हैं वाले शाखित बहुलक होते हैं, शाखित बहुलक होते हैं। उदाहरण देखिए इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तिर्यक बंधित के अंदर मेन तो है आपका कौन सा है, बेकालाइट। क्या है, बेकालाइट है आदि। तो ये आपके कौन से बहुलक हुए, तो ये आपके बहुलक हुए कौन से प्रकार के, तो ये हमने पढ़ा कि आणविक बलों के आधार पे बहुलक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बात की प्रत्यास्थ बहुलक, रेशेदार बहुलक, ताप सुनम्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक के बारे में हमने जो है वो बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हमारा एक और जो क्लासिफिकेशन है वो बच गया है, और वो क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो ये क्लासिफिकेशन रहेगा हमारा कि संयोजन के आधार पे इन बहुलकों को कितने भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। तो संयोजन के आधार पे बहुलकों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। संयोजन के आधार पर, संयोजन के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। संयोजन के आधार पे बहुलकों का वर्गीकरण की अगर आप बात करें तो सबसे बहुलक जो पहला बहुलक होता है ये होता है योगात्मक बहुलक, एडिशनल पॉलीमर जो है हम बात करें तो योगात्मक बहुलक जो है, देखिए एडिशनल पॉलीमर भी आप इन्हें कहते हैं, योगात्मक बहुलक। इनमें या फिर लिखना इन बहुलकों के निर्माण में, इन बहुलकों में एक लकों के संयोजन के दौरान, एक लकों के संयोजन के दौरान, एक लकों के संयोजन के दौरान किसी अणु का निष्कासन नहीं होता, किसी अणु का निष्कासन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं, योगात्मक बहुलक कहलाते। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए हम एक पॉलीथीन बना लेते हैं। पॉलीथीन की अगर हम बात करें तो पॉलीथीन का निर्माण होता है एथीन से। इसका एक लक कौन है, एथीन है। और जब बहुत सारे एथीन को जब हम संयोग करवाते हैं और उन्हें पर्टिकुलर हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि इनके अंदर का जो बंध होता है ये ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही एक बंध टूटता है, जैसे ही एक बंध टूटता है तो हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके निकटतम परमाणुओं के होते हैं। तो बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणुओं पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। और शिफ्ट होने के बाद जैसे कि अभी हम बात करें कि ये हमारा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस इसी से हमारा वापस हमने नेक्स्ट चेन जोड़ी, क्योंकि बहुत सारे एथीन आपस में जुड़ते हैं, और बहुत सारे एथीन जब आपस में जुड़ रहे हैं तो देखिए होता क्या है, मैंने अभी सिर्फ दो ही मोनोमर्स जो है वो लिए हैं। होता ये है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है। और होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने निकटतम, जैसे कि ये कार्बन परमाणु है
तो ये बॉन्ड कहाँ बनाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जो हमारे पास CH2 का अणु होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बीच में रख के किसका निर्माण करेंगे, बंध का निर्माण कर देंगे। और सिमिलरली ये जो हमारे पास इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये राइट हैंड साइड पे क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो फाइनली आपको जो स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त होती है, वो कौन सी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, तो देखिए आपको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि CH2 ने इधर बॉन्ड बनाया तो हमने इधर बॉन्ड लिख लिया है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो हम लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और वो वापस राइट हैंड साइड बॉन्ड बनाएगा तो CH2, और हम इसको डैश करेंगे, और कितने CH2 है, तो बहुत सारे CH2 है, तो इसका आगे क्या जाएगा, N आ। तो फाइनली अगर हम लिखना चाहें कि पॉलीथीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है, कि किसका, पॉलीथीन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होगा, तो पॉलीथीन का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, तो इसे आप क्या कहेंगे, पॉलीथीन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीथीन कहेंगे। तो आप मुझे ये बात बताइए कि जब इस छोटे छोटे एथीन से जब इस बड़ी श्रृंखला वाले पॉलीथीन की जब फॉर्मेशन हो रही थी, तो बताइए ये क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और पड़ोस वालों के साथ उन्होंने वापस बॉन्ड क्या कर दिए, फॉर्म कर दिए। तो इसमें किसी अणु का जो है वो निष्कासन नहीं हुआ। और ऐसे ही बहुलक को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो हम इसको योगात्मक बहुलकों में रखते हैं। इसमें काफी बहुलक आते हैं जिनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसके अंदर आपके ब्यूना S आ गया, ब्यूना N आ गया, उसके बाद पॉलीवाइलिन क्लोराइड आ गया, टेरिलीन आ गया, डेक्रोन आ गया, सॉरी डेक्रोन और टेरिलीन आपके संघनन में आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसे इसके अंदर और कौन सी कैटेगरी के बहुलक आ सकते हैं, तो ब्यूना S भी आ सकता है, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। चले आगे, योगात्मक बहुलकों के बाद में हम बात करते हैं किसकी, संघनन बहुलकों की। तो संघनन बहुलक किस प्रकार के बहुलक होते हैं, इन्हें कंडेंसेशन पॉलीमर भी हम कहते हैं। संघनन बहुलक क्या होता है, तो लिखना, इन बहुलकों के निर्माण में, इन बहुलकों के निर्माण में छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। जैसे कि हम बात करें, हम पढ़ते हैं टेरिलीन और डेक्रोन, वो भी आपके संघनन बहुलक का एक एग्जाम्पल है। या फिर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं नाइलॉन 66 भी, आप देखना चाहें तो आप नाइलॉन 66 देख लीजिए कि नाइलॉन 66 ये एक पॉलीएमाइड है, एक टाइप का, क्या है, पॉलीएमाइड है। और इसका जो निर्माण होता है, अर्थात इसके जो एकलक होते हैं, इसके जो एकलक हैं, ये इसके दो प्रकार के एकलक होते हैं, जिसके अंदर हम बात करें कि इसके अंदर एक टाइप के एकलक आते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, प्लस दूसरा आता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेक्सामेथिलीन डाईएमीन की। तो हेक्सामेथिलीन डाईएमीन कैसे लिखा जाता है, तो हेक्सा मतलब हो गया 6, मैथिलीन होता है CH2, और डाईएमीन की अगर हम बात करें तो NH2 जो है ये हमारा हो गया हेक्सामेथिलीन। कितना लेंगे, N लेंगे। प्लस हम बात करें एडिपिक एसिड की, तो एडिपिक एसिड में आपके CH2 अर्थात मैथिलीन ग्रुप आपके 4 होते हैं, और प्लस इसमें 2 जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों को जब आप क्या करते हो, योग कराते हो, तो किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 66। क्वेश्चन पूछा है, देखो एक नॉर्मल सी बात है कि नाइलॉन 66 ही क्यों आया, कि नाइलॉन 66 का क्या लेना देना है। तो यहाँ कार्बन की मात्रा देखिए आप, कार्बन की मात्रा यहाँ पे, कार्बन इस पूरे स्ट्रक्चर में कार्बन कितने पाए जा रहे हैं, 6। और अगर हम इसकी बात करें तो कार्बोक्सिलिक के कार्बन जो है वो चेन में काउंट होते हैं,
तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो एक एकलग हेक्सामेथिलीन के भी कितने हैं कार्बन है, 6, और एडिपिक एसिड के भी कार्बन कितने हैं, 6। इसलिए इसका क्या कहा जाता है, इसे नायलॉन 6 भी कहा जाता है। हाल फिलहाल हम देखते हैं आगे की इसमें कैसे इसका निर्माण हुआ। तो देखिए जो ये हमारा NH2 है, इस NH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, NH2 को मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये 1H और ये H, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस H को भी मैं ऐसे लिख देती हूँ 1H और ये H। सेम एज COOH जो हम लिखते हैं, COOH को हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और OH। इसी तरीके से एसिडिक एसिड को लिखा जाता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाता है। और सेम एज हम इस C डबल बॉन्ड O को ये इस तरीके से लिख लें। अगर हम ऐसा लिख दें तो आप क्या देखेंगे, आप ये पाएंगे कि यहाँ से क्या है, H है, और यहाँ से क्या है, OH है, और H और OH जुड़ के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो यहाँ से किस अणु का निष्कासन होगा, H2O अणु का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। तो जब एकलक आपस में जुड़ते हैं तो किसी अणु का क्या हो जाता है, निष्कासन। अणु जैसे हम बात करें H2O का हो सकता है, ROH अल्कोहल का हो सकता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो सकता है। तो ये छोटे छोटे अणुओं का क्या हो सकता है, निष्कासन हो जाता है। तो ऐसे अणु को हम ऐसे संयोजन को हम किस में रखते हैं, संघनन बहुलकों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि जैसे आगे देखिए कि इस N का H, जैसे इस N का H आगे के OH से जुड़ा तो इस N का H भी आगे के OH से जुड़ जाएगा। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड का OH वापस अगले NH के H के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो फाइनल जो आपकी स्ट्रक्चर तैयार होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ से H अगले OH के साथ निकल जाएगा तो आपका बनेगा NH, आप लिखेंगे आगे CH2 6, फिर ये बचा आपके पास में NH, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, मीन्स यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी एक अणु निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये OH आगे निकल गया तो हम इसे डैश कर देंगे और क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। और ये जो हमारी स्ट्रक्चर तैयार हुई है इसे हम कहेंगे नायलॉन 6 क्या कहेंगे, नायलॉन 6 हम कहेंगे। तो इस प्रकार किसका निर्माण होता है, तो इस प्रकार हमारे संघनन बहुलकों का जो निर्माण होता है। तो ये संघनन बहुलकों के बारे में भी हम इसमें चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री हम YouTube पे भी डालेंगे, जिसके अंदर पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के आप सारी की सारी केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। बहुत इजी वे में आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और ये इस तरीके से आपके क्या हुआ, बहुलक का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने तैयार किया है, जिसके अंतर्गत हमने बहुलकों के बारे में और इनके प्रकार के बारे में बात की। अगली क्लास जो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि बहुलकों का विरचन कैसे होता है, अर्थात जैसे अभी हमने नायलॉन 6 बनाया, उसमें नायलॉन 6 भी आएगा, बेकेलाइट आएगा, मेलामिन आएगा, ब्यूना एस आएगा, ब्यूना एन आएगा, प्राकृतिक रबर आएगी जो आइसोप्रीन से बनती है। उन सभी के बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और वो क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये हमारा एक कह सकते हैं कि हमारा एक बेसिक जो है वो हमने तैयार किया है। बाकी जो मेन बहुलक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पार्ट नंबर 2 जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें से आएंगे। और बने रहिए हमारे साथ, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुलकों के विरचन के साथ। थैंक यू।